गुड मॉर्निंग ऑल। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे केमिकल शिफ्ट, रासायनिक विस्थापन, शील्डिंग, परिरक्षण एवं डीशील्डिंग, विपरिरक्षण। तो आइए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। रासायनिक विस्थापन क्या है, परिरक्षण क्या है एवं विपरिरक्षण क्या है। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल शिफ्ट, रासायनिक विस्थापन। अब देखिए रासायनिक विस्थापन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सारा अपन पढ़ेंगे। देखें, पोजीशन और नंबर ऑफ सिग्नल जो होते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम में, वो प्रोटॉन के नंबर और नेचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि रेडियो क्षेत्र की होती हैं का अब्जॉर्प्शन करते हैं और डिफरेंट सिग्नल्स दर्शाते हैं। जब किसी भी मॉलिक्यूल को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में घूमने लगते हैं और चूंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, अतः जब ये आवेशित कण गोलाकार पथ में घूमते हैं तो कुछ मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और इस उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र को सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब किसी भी मॉलिक्यूल को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन घूर्णन करते हैं और इलेक्ट्रॉनों के घूमने की वजह से, चूंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे द्वितीय चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब ये जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, ये अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र को अपोज कर सकता है या उसकी दिशा में उत्पन्न हो सकता है। या तो उसको अपोज करेगा या उसको रेनफोर्स करेगा। देखें, यदि ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, उसका विरोध करता है, अपोज करता है, तो जो न्यूक्लियाई होता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को कम महसूस करता है। वो इसलिए क्योंकि ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो न्यूक्लियाई होता है उस तक अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र की पहुंच को कम कर देता है, अर्थात उसको न्यूक्लियाई को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से परिरक्षित कर देता है, सील्ड कर देता है और इसीलिए इसको अपन बोलते हैं कि प्रोटॉन कैसा हो गया, सील्डेड। और यदि ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तो प्रोटॉन एक हाई स्ट्रेंथ वाला चुंबकीय क्षेत्र महसूस करता है और प्रोटॉन को कहा जाता है डीशील्डेड। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करे, उसको अपोज करे, तो प्रोटॉन को जितना चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मिलना चाहिए था या महसूस करना चाहिए था, वो उतना चुंबकीय क्षेत्र महसूस नहीं करता, क्योंकि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उस प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से सील्ड कर देता है, रक्षित कर देता है। इसी को बोलते हैं परिरक्षण, सील्डिंग। और यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तो प्रोटॉन को एक हाई स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड महसूस होता है और कहा जाता है प्रोटॉन कैसा हो गया, डीशील्डेड, विपरिरक्षित। और ये दो एक डायग्राम मैंने दिखा रखा है, ये अपन ने लगा रखा है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं तो इनके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो इसको ये रखा प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है तो ये प्रोटॉन पे जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा
ये जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उसकी तीव्रता को क्या कर देता है, कम। और प्रोटॉन को क्या कहा जाता है, शिल्डेड प्रोटॉन। और यहाँ पे चूंकि प्रोटॉन द्वारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए क्या कहा जाएगा, प्रोटॉन कैसा है, डीशिल्डेड। ये दिखा रखा है मैंने। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण, ये अपन ने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, ये रहा। और ये अपन ने प्रोटॉन ले रखा है, प्रोटॉन के चारों ओर ये कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो अपन को पता है क्या होगा, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। और अब ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये इसकी दिशा अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या कर रही है, अपोज। और अपोज करती है, इसका मतलब प्रोटॉन जो फोर्स फील करेगा वो क्या होगा, कम। और कम हो गया, इसका मतलब प्रोटॉन बाह्य इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो गया, शिल्डेड। और इसीलिए इन प्रोटॉनों को अपन बोलेंगे शिल्डेड प्रोटॉन। अब इस शिल्डिंग इफेक्ट से ओवरकम आने के लिए या बाहर निकलने के लिए और प्रोटॉन्स को वापस रेजोनेंस में लाने के लिए, अब देखो अपन ने पता है शिल्डिंग इफेक्ट में जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या कर देता है, शिल्ड कर देता है। अतः प्रोटॉन जो फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है महसूस करता है, वो कैसा होता है, कम। तो उसको इस शिल्डिंग प्रभाव से बचाने के लिए और प्रोटॉन को रेजोनेंस में लाने के लिए ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है, रिक्वायर्ड। और इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो अपना सिग्नल है वो किधर की ओर जाएगा, अप फील्ड की ओर। और प्रोटॉन को क्या कहा जाएगा, शिल्डेड। ठीक है। अब देखें, अब अपन ने ये देखा, ये TMS अपन अभी बात करेंगे इसके बारे में। और TMS को मैंने ले रखा है 0 ppm पे। अभी इसके बारे में बात करेंगे अपन। अगर एल्केनिक H है तो यहाँ पे आएगा, अगर अल्फा H है तो यहाँ आएगा, ऑक्सीजनेट्स हैं तो यहाँ पे आएंगे, वाटर वगैरह है तो यहाँ पे आएगा, ऑलिफिन्स यहाँ, और ये एरोमेटिक्स प्रोटॉन आएंगे, और यहाँ पे कौन आएंगे, एल्डिहाइड। और आप देख रहे हैं TMS के बारे में अभी अपन बात करेंगे। अगर अपन इधर की तरफ चलते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अपफील्ड। और अगर अपन इधर की तरफ चलते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डाउन फील्ड। तो अब एक बात अपन को समझ में आ गई कि ये जो भी अपन जो भी प्रोटॉन ले रहे हैं वो TMS के रेफरेंस में या शिल्डेड या कैसा होगा, डीशिल्डेड। तो उसकी जगह या पोजीशन क्या होगी, चेंज। देखिए शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स देखें। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियाई शील्ड्स द न्यूक्लियस। हाँ, अगर अपन को पता है कि किसी भी प्रोटॉन की तरफ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। और वो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र इस प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या करेंगे, रक्षित। और अपन क्या बोलेंगे, प्रोटॉन कैसा हो गया, शिल्डेड। और अब अगर उस प्रोटॉन को वापस रेजोनेंस में लेके आना है तो अपन को जो फील्ड अपन ने एक्सटर्नल फील्ड दे रखा है उसकी स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जो सिग्नल होगा अपना वो किधर की ओर खिसकेगा, अब फील्ड की ओर, किसमें, शिल्डेड में। और यदि अगर मान लीजिए प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, कम, तो उनके द्वारा जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी इंटेंसिटी भी कैसी होगी, कम। तो अब वो उन प्रोटॉन्स को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से इतना परिरक्षित नहीं कर पाएगा। और अब अगर उसको रेजोनेंस में लाना है तो अपन को जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ेगा, कम। और कम बोले तो डाउन फील्ड, और उसको अपन क्या बोलेंगे, डीशिल्डेड। ये दिखा रखा है मैंने, देखें शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन। तो यदि प्रोटॉन शिल्डेड प्रोटॉन है, ध्यान रखेंगे, तो उसका जो सिग्नल आएगा वो कहाँ पे आएगा, अप फील्ड में। और यदि डीशिल्डेड है तो कहाँ पे आएगा, डाउन फील्ड में। और याद भी रह जाएगा, डी से डी, डीशिल्डेड बोले तो डाउन फील्ड, तो बाकी फिर बच गया शिल्डेड बोले तो अप फील्ड। ठीक है।
आगे देखें NMR स्पेक्ट्रम, और ये मैंने ये बताया था आप लोगों को NMR स्पेक्ट्रा। सबसे पहले तो देखें NMR स्पेक्ट्रा किस किस के बीच में बनता है। तो देखें NMR स्पेक्ट्रा इज ए प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ NMR सिग्नल्स वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड की क्या लेते हैं, फ्रिक्वेंसी, इन रेफरेंस टू द TMS। ये ले रखा अपन ने TMS, और TMS से फिर अपन देखते हैं, और ये प्लॉट अपन ने किस किस के बीच में बनाया है, इंटेंसिटी ऑफ NMR सिग्नल्स एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसके रेफरेंस में, TMS के रेफरेंस में। तो अगर अपफील्ड की ओर होगा सिग्नल तो उसको बोलेंगे सिल्डेड न्यूक्लियाई, और अगर डाउनफील्ड की तरफ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डीसिल्डेड न्यूक्लियाई। और ये NMR का बोलो क्या है, सिग्नल। अगर अपफील्ड की ओर आए तो उसको बोलेंगे सिल्डेड, और अगर डाउनफील्ड की तरफ आए तो उसको क्या बोलेंगे, डीसिल्डेड। अब देखें अपन बात करते हैं कि सिल्डेड इफेक्ट कहाँ पे और डीसिल्डिंग इफेक्ट कहाँ पे होता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एल्डिहाइडिक प्रोटॉन, और अब देखें एल्डिहाइड प्रोटॉन जो होते हैं, ये मैंने एल्डिहाइडिक प्रोटॉन दिखा रखे हैं, और यहाँ पे बोलो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो अपन को पता है प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये अपन ने लगा रखा है एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये अपना कौन है, प्रोटॉन। नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखें ये जो प्रोटॉन है एल्डिहाइड में, ये अपना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड, और ये प्रोटॉन। और प्रोटॉन जो है ये प्रेरित चुंबकीय बल रेखाओं के क्षेत्र से कहाँ है, बाहर। ये देखो अपन को इसको इमेजिन करना है, ये ऐसे है C डबल बॉन्ड O, और ये है टुवर्ड्स द व्यूअर, बाहर की तरफ, और ये कोई भी ग्रुप जो भी लगा हुआ है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन के चक्कर क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट, और इधर अपन ने क्या लगा रखा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मेरे प्रोटॉन हैं ये इस क्षेत्र से किधर की तरफ हैं, बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ होंगे तो अपन को पता है कि जो अप्लाइड फील्ड है और जो प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रेनफोर्स, और रेनफोर्स करेंगे तो प्रोटॉन को हायर स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, महसूस। इसका मतलब प्रोटॉन कैसे हो गए, डीसिल्डेड, और इसलिए इनका सिग्नल किधर की तरफ आएगा, डाउन फील्ड। अब मैं बात करती हूँ एसिटिलिनिक प्रोटॉन्स की, और ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये रहे एसिटिलिनिक प्रोटॉन, और ये प्रोटॉनों के कारण घूर्णन होगा, सॉरी ये इनके ये पाई बॉन्ड के क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये सर्कुलेट करेंगे, घूर्णन करेंगे, तो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये अपन ने क्या लगा रखा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और अब देखें ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण से उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, इनकी दिशा एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे से विपरीत होती है, अर्थात ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज। और अपोज करेंगे तो एसिटाइलिनिक प्रोटॉन हाईली क्या होंगे, सिल्डेड, और सिल्डेड होंगे तो इनका सिग्नल कहाँ पे आएगा, अप फील्ड। ये मैंने दिखा रखा है एल्डिहाइडिक प्रोटॉन जिनका क्या होता है, डीसिल्डेड। ये अपन ने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, और ये प्रोटॉन चूँकि बाहर की दिशा में है तो अगर यहाँ पे आप चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, एक, और एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे तो प्रोटॉन जो होगा हाईली डीसिल्डेड एंड डाउन फील्ड। और ये बात करते हैं अपन एसिटिलिनिक प्रोटॉन, और ये अपन को पता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे तो एसिटाइलिनिक प्रोटॉन जो होंगे वो हाईली सिल्डेड, और हाईली सिल्डेड तो सिग्नल किधर की ओर आएगा, अप फील्ड। अब मैं बात करती हूँ रिंग करंट की। देखें रिंग करंट, और ये मैंने ले रखा है यहाँ पे बेंजीन, सब बच्चों को पता है। और बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेंगे, सर्कुलेट, और सर्कुलेट करेंगे तो वही क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब ये सर्कुलेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स रिंग करंट, इसको अपन रिंग करंट बोलते हैं कि जब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूर्णन करेंगे तो क्या उत्पन्न करेंगे, रिंग करंट।
और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रेनफोर्स, और रेनफोर्स करेगा तो बेंजीन के प्रोटॉन हाईली क्या होंगे, डीसिल्डेड, और डीसिल्डेड का मतलब इनका अब्जॉर्प्शन किधर की ओर होगा, डाउन फील्ड, और कितने पे होगा, लगभग 6.5 से 8 ppm के बीच में। देखिए तो ध्यान में रखेंगे बेंजीन, और बेंजीन में चूंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, घूमेंगे तो क्या होगा, रिंग करंट, और बेंजीन में जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रेनफोर्स, और रेनफोर्स करेंगे तो प्रोटॉन कैसे होंगे, डीसिल्डेड, और डीसिल्डेड तो सिग्नल कहाँ पे आएगा, डाउन फील्ड। ये देखें यहाँ पे दिखा रखा है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसका है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेनफोर्स। ये बेंजीन का डायग्राम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। चक्कर लगाते हुए ये वलय के पाई इलेक्ट्रॉन्स और इनके द्वारा होंगी प्रेरित चुंबकीय बल रेखाएं, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, और इनकी दिशा एक दूसरे को क्या होती है, सेम बोले तो एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे, और रेनफोर्स करेंगे तो प्रोटॉन हाईली डीसिल्डेड, और डीसिल्डेड का मतलब किधर पे आएंगे, डाउन फील्ड। अब देखें केमिकल शिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे अभी अपन ने पढ़ा कि एक प्रोटॉन कब परिरक्षित होता है, सिल्डेड होता है, और कब विपरिरक्षित होता है, डीसिल्डेड होता है। अब बात करते हैं कि फिर केमिकल शिफ्ट क्या है। तो देखें अभी अपन ने देखा है कि प्रोटॉन के रासायनिक वातावरण के अनुसार उसका सिल्डिंग भी होता है और डीसिल्डिंग भी होता है, और अकेले प्रोटॉन की तुलना में उसके NMR सिग्नल की पोजीशन खिसकती रहती है, या मैं बोलूँ TMS से उसकी पोजीशन अप फील्ड भी हो सकती है और डाउन फील्ड भी हो सकती है। अगर मान लीजिए प्रोटॉन हाईली सिल्डेड है तो उसकी पोजीशन किधर की ओर जाएगी, अप फील्ड की ओर, और अगर हाईली डीसिल्डेड है तो पोजीशन किधर की ओर जाएगी, डाउन फील्ड की ओर। मीन्स रेफरेंस जो आपने लिया था TMS, उसके रेस्पेक्ट में प्रोटॉन का सिग्नल या तो अप फील्ड जाता है या बोलो किधर जाता है, डाउन फील्ड। अतः है प्रोटॉनों के परिरक्षण अथवा विपरिरक्षण से NMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल की TMS, और जिसको अपन ने क्या ले रखा है, संदर्भ के सापेक्ष हुए विस्थापन को रासायनिक विस्थापन कहते हैं, अर्थात TMS से सिग्नल की पोजीशन को रासायनिक विस्थापन कहते हैं। और ये जो अपना NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें TMS मोस्ट कॉमन रेफरेंस के रूप में लिया जाता है, और इसको ये डेल्टा बराबर 0 पर ppm पर सेट किया जाता है, और डेल्टा अपन डिनोट करते हैं केमिकल शिफ्ट से। ये लिख रखा नीचे केमिकल शिफ्ट, जिसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। और ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला देखें, फ्रिक्वेंसी ऑफ सिग्नल माइनस फ्रिक्वेंसी ऑफ रेफरेंस अपॉन स्पेक्ट्रोमीटर फ्रिक्वेंसी गुणा 10⁶। ये रहा केमिकल शिफ्ट, जिसको अपन डेल्टा बोलते हैं। और इसको देखो मैंने दिखा रखा है, केमिकल शिफ्ट डेल्टा, फ्रिक्वेंसी ऑफ सैंपल माइनस फ्रिक्वेंसी ऑफ TMS किस में ले रखे हैं, हर्ट्ज में, ध्यान रखेंगे, और फ्रिक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट किस में ले रखी है, मेगा हर्ट्ज में। और मेगा हर्ट्ज को जब आप हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10⁶ हर्ट्ज, और फिर हर्ट्ज से हर्ट्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जब आप इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 मेगा हर्ट्ज बराबर कितना होता है, 10⁶ ppm। ppm बोले तो पार्ट्स पर मिलियन। तो अब जो डेल्टा का आपको फॉर्मूला याद रखना है वो ये V सैंपल माइनस V TMS अपॉन V इंस्ट्रूमेंट गुणा 10⁶। और अब फ्रिक्वेंसी किस में आएगी, ppm में। और ध्यान रखेंगे ये जो फ्रिक्वेंसी ले रखी है ये सारी अपन ने किस में ले रखी हैं, हर्ट्ज। और एक स्केल और होती है इसको मेजर करने की, वो होती है टो। और डेल्टा और टो में देखो क्या रिलेशन है, डेल्टा बराबर 10 - टो। अब देखें ये जो टेट्रामेथिल TMS
अपन संदर्भ के रूप में काम में लेते हैं, ये क्या होता है देखें। अणुओं में विभिन्न प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन को ज्ञात करने के लिए एक संदर्भ यौगिक काम में लिया जाता है और प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में टेट्रामेथिलसिलेन, इसका नाम ये है TMS, संदर्भ के रूप में काम में लिया जाता है और ये इसकी स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान में रखना है, टेट्रामेथिलसिलेन। अब इसी को संदर्भ के रूप में क्यों काम में लिया जाता है देखें। टेट्रामेथिलसिलेन को संदर्भ यौगिक के रूप में काम में लिया जाता है जिसके निम्न कारण हैं। पहला, TMS में उपस्थित सभी 12 प्रोटॉन हाईली सिल्डेड प्रोटॉन हैं और सिल्डेड प्रोटॉन हैं तो इनका NMR सिग्नल कहाँ पे आएगा, अप फील्ड में। रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं अर्थात लेस रिएक्टिव होते हैं। ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायकों में आसानी से विलयशील हो जाते हैं, ताप के प्रति स्थायी होते हैं और इन्हें आसानी से वाष्पन के द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग। इसलिए इस TMS का उपयोग अपन किसके रूप में करते हैं, संदर्भ यौगिक के रूप में। और नीचे एक नोट लगा रखा है कि प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में D2O, CdCl2, CCl4 और CH2 किसके रूप में काम में लिए जाते हैं, विलायक के रूप में। अब इस रासायनिक विस्थापन का मापन देखें। अभी अपन ने देखा था 2 तरीके से करते हैं, या तो डेल्टा पैमाने से या टो पैमाने से। तो देखें डेल्टा पैमाने में जो अवशोषण का संकेत है उसको क्या मान लिया जाता है, 0, और प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन का मान इसके संदर्भ में क्या किया जाता है, ज्ञात। और जो टो स्केल है उसमें TMS के अवशोषण को कितना मान लेते हैं, 10, और अन्य प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे डेल्टा पैमाने में अवशोषण संकेत 0 लिया जाता है और टो में क्या लिया जाता है, 10। डेल्टा में लिया जाता है 0 और टो में लिया जाता है 10। ये देखें डेल्टा स्केल दिखा रखी है मैंने, केमिकल शिफ्ट ppm में निकालते हैं अपन। यहाँ पे ये डेल्टा स्केल ले रखी है मैंने, 0 ppm, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ये जब अपन ने स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रिक्वेंसी कितनी ले रखी है, 60 मेगाहर्ट्ज़, तब मेजरमेंट कर रखा है। और यहाँ पे अपन ने कितनी ले रखी है, 300 मेगाहर्ट्ज़, तब मेजरमेंट कर रखा है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग केमिकल शिफ्ट को देखो। प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्पेस इफेक्ट, और वान डेर वाल्स डीशेल्डिंग। देखें पहला है इंट्रामोलिकुलर फैक्टर्स में, पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में अपन ने पढ़ा, देखें अभी अपन ने पढ़ा था कि यदि प्रोटॉन के चारों तरफ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट या चक्रण होगा, उतना ही ज़्यादा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, और वो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र अगर अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र का अपोज करे तो क्या होगा, शिल्डेड, और अगर रेनफोर्स करे तो क्या होगा, डीशिल्डेड। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, देखें अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनका कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस इफेक्ट के कारण प्रोटॉन के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम। और अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया तो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया, और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण क्या हो गया, कम। तो अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अब जो प्रोटॉन होंगे उनको अपन कौन से प्रोटॉन बोलेंगे, डीशिल्डेड प्रोटॉन। और डीशिल्डेड प्रोटॉन का सिग्नल कहाँ पे आता है, डाउन फील्ड। और डाउन फील्ड का मतलब डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि अपन ने TMS के लिए डेल वैल्यू क्या लिखी थी, 0। ठीक है, तो देखें जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा डीशिल्डिंग इफेक्ट होगा और उतनी ही ज़्यादा डेल वैल्यू होगी। और ये आप लोगों को पता है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड सबसे कम किसका होता है? आयोडीन का। तो देखें सबसे ज़्यादा डेल वैल्यू किसकी है? मैथिल फ्लोराइड। और सबसे कम बोलो किसकी है? मैथिल हाइड्राइड। ऐसे ही है मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी ऑफ पाई सिस्टम, और इसी का नाम अपन ने क्या दिया था? स्पेस इफेक्ट। और मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी का मतलब देखें क्या होता है? मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एरोमेटिक्स में, एल्कीन्स में, एल्काइंस में, कार्बोनाइल्स में, ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, इंड्यूस्ड करते हैं, जो किसका कारण होता है? एनिसोट्रॉपी का। और ये शिल्डिंग भी कर सकते हैं और डी शिल्डिंग भी कर सकते हैं प्रोटॉन्स को। फॉर एग्जांपल बेंजीन, और बेंजीन में अपन ने देखा था रिंग करंट हो रहा था, और रिंग करंट की वजह से प्रोटॉन जो होते वो कैसे थे? हाईली डी शिल्डेड। वंडर वॉल्स डी शिल्डिंग देखें। अब देखें यदि कोई बल्कियर ग्रुप है तो बल्कियर ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो प्रोटॉन के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने से प्रोटॉन कैसे हो जाएंगे? डी शिल्डेड। और डी शिल्डेड का मतलब डाउन फील्ड, और डाउन फील्ड का मतलब मोर डेल वैल्यू। टेम्परेचर का इफेक्ट देखें। टेम्परेचर का कोई थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है और सिग्नल स्लाइटली अफेक्टेड होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें, और दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अपन को पता है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब देखें सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और ये रहा एग्जाम्पल। इंट्रामॉलिक्यूलर बोले तो उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे कोई भी चेंज शो नहीं होता है अब्जॉर्प्शन में। आगे मैं बात करती हूँ, देखें ये है अपनी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो यदि अणु में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध सामर्थ्य बढ़ती है तो डी शिल्डिंग होगी, और प्रोटॉन की डी शिल्डिंग से डेल्टा या बोलूँ रासायनिक विस्थापन का मान बढ़ेगा। लेकिन यदि अपन तनु कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे सॉल्यूशन को, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सामर्थ्य कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से जो प्रोटॉन हैं वो शिल्डेड, और शिल्डेड होंगे तो अप फील्ड, और अप फील्ड का मतलब डेल्टा वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम। तो ध्यान रखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चेंज नहीं होता, और इंटर में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सामर्थ्य बढ़ेगी तो प्रोटॉन होंगे डी शिल्डेड एंड डाउन फील्ड, और अगर सामर्थ्य घटेगी तो शिल्डेड और अप फील्ड। टेम्परेचर का भी अपन ने पढ़ा, कोई बहुत ही स्लाइटली इफेक्ट होता है। और सॉल्वेंट्स अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़े थे कि केमिकली इनर्ट होने चाहिए, मैग्नेटिकली आइसोट्रॉपिक होने चाहिए, और ये देखें जैसे CCl4 है, CS2 है और CdCl3, ये सॉल्वेंट के रूप में अपन काम में लेते हैं। ये कुछ मैंने वैल्यूज़ दिखा रखी हैं केमिकल शिफ्ट की। जैसे देखें बेंजीन, और बेंजीन में रिंग करंट की वजह से अपन ने कहा था जो प्रोटॉन होते हैं वो हाईली डी शिल्डेड बोले तो डाउन फील्ड एंड मोर डेल वैल्यू, और इसीलिए एक 6.5 से कहाँ पर आता है? 8 के बीच में। ऐसे ही मैंने दे रखे हैं डबल बॉन्डेड प्रोटॉन, और एक ले रखे हैं ट्रिपल बॉन्डेड प्रोटॉन, बोले तो एसिटाइनिलिक और एथिनाइलिक प्रोटॉन ले रखे हैं। और ये भी ये देखें डी शिल्डेड, और इनकी वैल्यू आती है 4.5 से 6 के बीच में। और एसिटाइलिनिक अपन ने पढ़े थे हाईली शिल्डेड, और शिल्डेड की वजह से अफिल्ड, और अफिल्ड होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी केमिकल शिफ्ट की? कम, 2.5। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी हैं। ऐसे देखें ये TMS के रेफरेंस में मैंने इन सब की वैल्यूज़ दिखा रखी हैं। अभी जैसे अपन ने बात करी थी बेंजाइलिक प्रोटॉन्स के बारे में, बेंजीन में जो प्रोटॉन होती है उसके बारे में, और अपन ने कहा था 6.5 से 8 के बीच में आता है, ये दिखा रखा।
ऐसे अपन ने बात करी थी कि ये आते हैं 4.5 से 6 के बीच में। ऐसे ये आपने हाईली सिल्डेड 2.5 के आसपास में आते हैं। और एल्डिहाइडिक प्रोटोन हाईली डिसिल्डेड होते हैं और 9 से 10 के बीच में आते हैं। और कार्बोक्सिलिक वाले सबसे ज़्यादा, और ये आते हैं लगभग 11 से 12 के बीच में। इन सब की वैल्यूज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये वही डायग्राम मैंने बता रखा है, डेल वैल्यू इधर बढ़ती हुई इधर घटती हुई, और 9 से 12 के बीच में जैसे कौन कौन आएंगे, एसिड एंड एल्डिहाइड। 6 से 8 के बीच में बेंजीन के आएंगे। 4.5 से 6.5 के बीच में sp2 कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन। ऐसे ही ये वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी हैं। और ये अगर इंक्रीजिंग होता है तो डेल वैल्यू देखें, इधर सिल्डिंग इफेक्ट, और इधर क्या होगा, डीसिल्डिंग। और डीसिल्डिंग का मतलब डाउन फिल्ड, और सिल्डिंग का मतलब अप फिल्ड, और अप फिल्ड का मतलब लेस डेल वैल्यू, और डीसिल्डिंग का मतलब ग्रेटर डेल वैल्यू। और ये कुछ कंपाउंड्स की मैंने आपके सामने केमिकल सिर्फ वैल्यूज़ दिखा रखी हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।